सबसे पहले नूर, थैंक यू वेरी मच। जिस दिन तुमने मुझे इन्फॉर्म किया ना, मतलब मैं एकदम, मतलब क्लास में तो मैं खुशी से पागल हो गया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी तुम्हारा मतलब कुछ धमाकेदार होगा। एंड ऑल इंडिया रैंक वन, मतलब सरप्राइज तो नहीं था, बट यस इट वाज वेरी हैप्पीनेस वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा थी। तुम्हारा हार्डवर्क मैंने देखा है। फाइनल ऑडिट में भी मुझे याद है कि तुमने वो क्वेश्चंस भी कवर कर लिए थे जो, मतलब मैं बोलता हूँ ना, ओल्ड स्कैनर के करने की जरूरत नहीं, वो भी तुमने कवर किए थे और मुझसे क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आई जस्ट वांट कि आज तुम सारे स्टूडेंट्स को ना ऑडिट सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए उसको लेके गाइडेंस करो। और तुम्हारी हार्डवर्क, मतलब तुमने कितना हार्डवर्क किया, कितने घंटे पढ़े, मतलब वैल्यू एडिशन फॉर द स्टूडेंट, दे मस्ट गेट सम गुड टिप्स आउट ऑफ यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई चोज यू एज अ मेंटर, बिकॉज जो आपने पूरी जर्नी में मेरे को सिखाया, आई कैनॉट पुट दैट इन वर्ड्स। बिकॉज जैसे इंटर में आपसे पढ़ा और फाइनल में आपसे पढ़ा, तो ऐसा होता था कभी कभी कि कोई टीचर इतना अच्छा कैसे पढ़ा सकता है कभी कभी तो जैसे फाइनल का जो ऑडिट है वो तो मैंने जैसे अपने 8वीं शिफ्ट में स्टार्ट कर लिया था। तो अराउंड 1.5 ईयर्स पहले मैंने स्टडी लीव से ऑडिट अपना ख़त्म कर लिया था, तो मेरे को बहुत टाइम हो गया था ऑडिट पढ़े। तो ऑडिट के लिए क्या था कि मेरे ना मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि डेली ऑडिट नहीं पढ़ सकता। जैसे कि जैसे होता है ना कि जो स्टूडेंट्स 10 डेज निकालते हैं और ऑडिट पढ़ते हैं साथ ही साथ, तो वो मेरे से नहीं हो पाता। तो मैंने ऐसे किया था कि नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट किया था डेली सुबह ऑडिट 3 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे। तो नवंबर दिसंबर स्टार्ट किया था और मैंने टिल अपना जो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था एफआर का, तब तक मैंने ऑडिट को डेली पढ़ा था। अच्छा, मतलब लास्ट के जो 6 मंथ्स है वो तुमने डेली ऑडिट पढ़ा है। यस ऑन एन एवरेज तुम डेली कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब ड्यूरिंग आर्टिकलशिप एंड आफ्टर योर आर्टिकलशिप? सर, आर्टिकलशिप में तो ऐसा होता कि मेरी स्टैट ऑडिट में थी, तो मैं सिर्फ क्लासेस कर पाता था डेली सुबह। एक क्लास होती थी मेरी, और आफ्टर आर्टिकलशिप मैंने डेली अराउंड 10 आवर्स दिए हैं। 10 आवर्स, बस 10 आवर्स, जैसे हम लोग बोलते हैं 15 16 आवर्स, वैसा नहीं? या सिर्फ 10 प्रोडक्टिव आवर्स? सर, मेरा टोटल 10 आवर्स होते थे, 10 में से 8 to 9 प्रोडक्टिव होते थे। अच्छा, ये तुम बता रहे हो आफ्टर आर्टिकलशिप। यस। और आर्टिकलशिप से तुम्हें कितनी हेल्प मिली ऑडिट में, ऑडिट तो सर जो सब्जेक्ट मेरी फाइनल एग्जाम में? तो सर जो मेरी आर्टिकलशिप थी तो वो स्टैट ऑडिट में थी और केपीएमजी में थी। तो होता है क्या है कि जो बिग फोर्स है ना, उनका जो मेथोडोलॉजी ऑडिट करने का, वो स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो हुआ क्या था कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे वो मेरे को ईजिली अंडरस्टैंड हो रहे थे, और मेरे को पता था कि मैंने प्रैक्टिकली जो काम किया है, जो भी मैंने वर्क पेपर्स वगैरह बनाए हैं, वो इसी के बेसिस पे बनाए थे। तो वो मेरे को स्टैंडर्ड्स में बहुत हेल्प करता था, जो कि मैंने आर्टिकलशिप में सीखा था। और जो आर्टिकलशिप में हमारी जो सिचुएशंस वगैरह आती हैं, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह, वो सारे जो प्रोसीजर्स हैं वो हम प्रैक्टिकली किए होते थे हमने। तो उसमें स्टैंडर्ड्स में बहुत मेरे को हेल्प मिली थी। और क्या तुमने केपीएमजी में बैंक ऑडिट भी किया था कभी? नहीं, एक्चुअली मेरे को जो मेरी मेजरली इंडस्ट्री थी वो एफएमसीजी थी। एफएमसीजी। तो क्या तुम ऑडिट सब्जेक्ट में, जैसे मैं सब्जेक्ट की अगर बात करूं, तो 80 मार्क्स आना ऑडिट में बहुत डिफिकल्ट है, वो भी फाइनल के पेपर में। तुम क्या टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि पढ़ते वक्त कैसे किताब को मार्क करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो भी तुमने फॉलो किया है सारे टिप्स एंड टिप्स बता दो। सर, जो ऑडिट है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हम ना जो 100% ऑडिट है, हम उसको पहले ही 70 80% कट शॉर्ट करके पढ़ते हैं। जो हम्म। कि मेरे को लग रहा है आईसीआई का ट्रेंड चेंज हो रहा है। आईसीआई वो टॉपिक से भी पूछने लग गया जो कि इतना पहले नहीं आते थे। तो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यही मेरा सजेशन रहेगा कि हमको 100% ऑडिट एक बार तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 100% याद कर रहे हैं। 100 में से हम सिर्फ 70 80% याद करते हैं, बाकी 10 to 20% हम सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग लेके चल सकते हैं। तो कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जो मैंने बिल्कुल अच्छे से याद नहीं किए थे। मेरे को लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा याद करने जाऊँगा, जो मैंने पहले याद किया मैं भूल जाऊँगा। तो मैंने 70 to 80% बिल्कुल, मतलब होता है ना कि रट्टा मार के गया था, वो तो मैंने पूरा रट्टा मारा था पहले समझ के। और जो 10 to 20% था वो मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस लेके गया था कि अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। ओके, तुम बता सकते हो कौन सा 10 20% है जो तुमने रट्टा नहीं मारा, जो अंडरस्टैंडिंग पे करके गए थे? सर, जैसे हमारा जो थ्री मॉड्यूल्स होते हैं जो ऑडिट के, एक तो जो चैप्टर्स हो गया हमारे, जैसे ईएसजी ऑडिट हो गया, पी एथिक्स हाँ। हो गया, ये तो ऐसा है कि जो कि रट्टा मार के जाना पड़ेगा, बिकॉज शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट हाँ। क्वेश्चन आते हैं और हमें करने पड़ते हैं वो तो। हम्म। जो टॉपिक्स हो गया जैसे डिजिटल ऑडिट हो गया, वो लेंदी बहुत है और उसमें से पर क्वेश्चन ज़्यादा, मतलब एक क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू भी आ जाता है। हम्म। तो ऐसा था कि बिल्कुल चैप्टर नहीं छोड़ सकता था मैं। तो मैंने उसमें क्या किया था, जो मेरे को टॉपिक्स मेरे से याद हो रहे थे अच्छे से, तो वो मैंने निमोनिक्स वगैरह बनाए, वो याद कर लिए। और जो टॉपिक्स मेरे से याद नहीं हो रहे थे वो मैंने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि एटलीस्ट अगर क्वेश्चन आया तो आई कैन मैनेज दैट।
पर 70 to 80% तुमको सिलेबस पूरा याद था एकदम अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से सर। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया स्टूडेंट लोग का, जो बहुत ज़्यादा ही मतलब पूछ रहे हैं कि ऑडिट में सर याद कैसे करें, याद करना बहुत मुश्किल है, याद हो जाता है एक बार तो याद नहीं, रिटेन नहीं रहता। तो उसको लेके तुम कुछ। सर जो हमारा स्टडी लीव्स होती है उसमें वैसे होता है जैसे हमारा एक डे है, उसमें कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारा माइंड ना रॉकेट स्पीड पे चल रहा होता है। जो भी हम पढ़ते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इजीली ग्रैब हो रहा होता है। तो जो मेरे वो वाले आर्ट्स थे, जब मैं उठता था तो सबसे पहले ऑडिट 2-3 घंटे पढ़ता था। बिकॉज मेरे को लगता था कि जब मैं सुबह फ्रेश आ रहा हूँ तो थ्योरी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँ, बिकॉज उसमें याद करने वाला ज़्यादा होता है। तो मैंने वो टाइम को अपना यूटिलाइज़ किया। और जो स्टार्टिंग के 2 to 3 आवर्स होते हैं ऑडिट को, जो भी मैंने एक पता क्या किया था, जैसे हमारा कोई चैप्टर है वो मैंने एक बार रीड कर लिया, उसको समझ लिया, बट इतना काफ़ी नहीं, हमें इसको लर्न भी करना है। तो मैं क्या करता था, एक खाली पेज लेता था और उसका खुद से चार्ट बनाता था, समरी चार्ट। फॉर एग्जांपल अगर ये एक चैप्टर है ईएसजी ऑडिट, उसमें 9 प्रिंसिपल्स हैं, मैंने 1 to 9 लिखा और उसके जो मैंने निमोनिक बनाया है वो शॉर्ट में लिख दिया। और बार बार उसी को ही रिवाइज करता था, सो दैट कि जब हम नेक्स्ट टाइम मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं वो एक पेज को रिवाइज करूँ निमोनिक्स वाला। बिकॉज हमें याद वही करना है, बट जो लिखना है वो हमें मेन बुक से लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो वो आईसीए से मैच नहीं करता। बिकॉज जो आईसीए के भी जो एग्जामिनेशन जो भी रिव्यू होता है वो बिल्कुल जो आंसर मैच करते हैं वो सजेस्टिव से करते हैं, जो कि सजेस्टिव बनता है हमारे आईसीए मैथ से। तो वो हमें पॉइंट्स तो मैच करने ही पड़ेंगे। मुझे अभी तक तुम्हारे बताए हुए टिप्स से तीन चीजें जो मुझे साफ लगी। नंबर वन, तुमने बोला कि एक बार 100% कवरेज तो करना पड़ेगा, हम 70-80% कट शॉर्ट करके नहीं पढ़ सकते, तो 100% कवरेज। सेकंड, तुमने बोला कि दिन में एक ऐसा जोन होता है हर स्टूडेंट का जब उसका माइंड बहुत तेज चलता है, तो उस समय अगर वो याद करे तो उसको जल्दी याद हो जाएगा। और थर्ड, तुमने सेल्फ नोट्स जैसे सुबह उठ के पढ़ते थे तो तुमने वो निमोनिक चार्ट या समरी चार्ट चैप्टर को बनाया और फिर उससे याद करते थे। हाँ जी सर, मतलब मेरा ऐसा होता कि मैं लेट नाइट पर्सन था। जब मैं दोपहर को 12 बजे उठता था ना, तब हम्म। ऑडिट पढ़ता था। तो मैं सुबह के 6-7 बजे तक पढ़ता था, तो मैं थोड़ा नाइट पर्सन था तो। ओ तो अच्छा, नाइट स्टडी ज़्यादा करते थे, ठीक है। अ, और ऑडिट में मतलब ये भी थोड़ा कुछ और भी कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब बिकॉज क्या है, स्टूडेंट्स लोग हमेशा कितने भी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो या हार्डवर्क बोल दो, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, दे थिंक यार कोई हैक होगा ज़रूर जो टॉपर को पता है और जो हैक हमें नहीं पता है। तो ऐसा क्या हैक है, कुछ भी जो तुमको लगता है कि यार ये एक सीक्रेट सॉस है, ये एक हैक है जो अगर हर स्टूडेंट करे तो उसको डेफिनेटली कुछ तो फायदा मिलेगा। सर हैक तो सर देखो, अगर ऑडिट के बोलूँ ना तो मेरे को बड़ा हेल्प किया था वो ये था, जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ता था ना, उसके बाद उसको मैं बुक बंद करके, जैसे कोई छोटा बच्चा 10 या 15 साल का, उसको अगर मैं उसको वो टॉपिक समझाऊंगा या पढ़ाऊंगा तो कैसे पढ़ाऊंगा, तो उसको मैं डिक्टेट करता था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा पी एथिक्स का, ठीक है, मैंने क्लॉज याद किया और मेरे को इसका बैकग्राउंड वगैरह सब पता है। अब कोई छोटा बच्चा आएगा मेरे पास तो उसको मैं मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझाऊंगा, तो वो मैं करता था बार बार, कि सो दैट मेरे को एक बारी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, तो हम्म। वो घुमा के पूछेंगे। तो मेरे को ऐसा था कि अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर होंगे, मेरे को पता होगा कि ये क्लॉज कब लग रहा है और कैसे लगाना है और कैसे इसका आंसर लिखना है, तो वो मेरे को उसमें हेल्प करता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो ऑडिट में ऐसा है कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अगर हम बार बार पढ़ते रहते हैं ना, तो बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारा लिख दें। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, जो आपका क्वेश्चन बैंक था, तो आपने तो पूरा मार्क किया होता कि हमें ये पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया था उसमें से, जब मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली उसका आंसर नहीं देखता था। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा और एक पेज लिया और उस पर मैंने लिखा कि अगर मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ तो क्या क्या पॉइंट्स मैं लिखता, और उसको कंपेयर करता था आईसीआई के आंसर से। और जो जो पॉइंट्स मेरे को लगता था कि इसमें हम ऐड कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि मेरे मार्क्स इंक्रीज करेंगे, तो वो मैं पॉइंट साइड साइड लिख लेता कि मेरे पहले रिवीजन में मैंने ये पॉइंट लिखे थे और इसमें मैंने ये एडिशन किया। सो दैट कि जब मैं नेक्स्ट रिवीजन में जा रहा हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने पिछली बारी क्या गलती की थी और फिर से वो गलती ना हो। तो ये ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स तुमने बताए जो राइटिंग प्रैक्टिस को लेके, एक हैक तुमने ये बोला कि तुम किताब बंद करके एक छोटे बच्चे को जैसे मतलब एक टीचर की तरह तुम एक्सप्लेन करते थे, तो उससे यस सर। मतलब बहुत हेल्प होता है कि लॉन्ग टर्म याद रख सके और समराइज हो जाता है टॉपिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा पॉइंट्स को पेपर में स्क्रिबल कर लेना, डूडल कर लेना, ताकि इस लाइंस में मेरा आंसर होगा एंड वेदर आई एम थिंकिंग द सेम लाइन एज द सजेशन आंसर। ओके। या एक और चीज़ है, सिंस पर्सनली आई डोंट नो बट आई फील दैट कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। मेरी जब भी मतलब टॉपर्स लोगों से बात हुई है तो मैंने एक कॉमन चीज़ देखा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और एग्जॉस्टिवली सारे रिसोर्सेज को पढ़ डालते हैं।
और मतलब दे आर वेरी आर्टिकुलेट, दे आर वेरी फास्ट एंड वेरी आर्टिकुलेट। तो तुम हार्ड वर्क रिलेटेड कुछ भी अगर टिप्स देना चाहते हो सारे स्टूडेंट्स को कि लास्ट के फाइनल के जो 6 मंथ्स होते हैं उसको कैसे यूज करना चाहिए। सर ऑडिट में ना मेरे को सबसे पहले ये दिक्कत आई थी, जब मेरा आर्टशिप खत्म हुई ना तो मेरे को 1.5 ईयर्स हो गए थे क्लासेस किए। तो हम्म। मेरे दिमाग से सब कुछ खत्म हो गया था कि मतलब मेरे को कुछ याद ही नहीं था। मैंने प्रैक्टिकल ऑडिट किया था, बट ऐसा कि हमें याद तो करना पड़ेगा थ्योरी के लिए, एग्जाम में लिखना है, तो मेरे को कुछ भी याद नहीं था। तो मैंने सबसे पहले तो रिविजन्स की हेल्प ली, तो सो दैट कि मैं वापस फैमिलियर हो जाऊँ कंसेप्ट से। तो एक बार तो मैंने रिविजन के लिए किया। तो उसमें ऐसा होता था कि हार्ड वर्क इन द सेंस कि कभी कभी ऐसा होता है और बार बार पढ़ते रहते हैं ना, तो वो मोनोटोनस हो जाता है कि भाई यार ये तो वही वापस याद करो, मैं फिर से भूल रहा हूँ। बट ऐसा कि वो हम भूल नहीं रहे होते, वो हमारी बैक मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम उसके 3-4 बार रिवाइज करते रहेंगे, बार बार वही निमोनिक्स वगैरह याद करते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें एग्जाम में कहीं क्लिक कर जाता है। मेरे को आज भी याद है, जो मेरा एग्जाम था ना, तो एक एक क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने सिर्फ फर्स्ट डिवीजन में पढ़ा था, बट वो मेरे को एग्जाम में क्लिक कर गया था कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है पहले। तो वो मेरे को हेल्प कर गया था। तो ऐसा है कि अगर हम 100% करके जा रहे हैं ना वो वाला, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। और सेकंड है सोर्सेज का। आपको जो आईसीआई का मटेरियल है वो अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे आपकी बुक्स तो बिल्कुल आईसीआई मटेरियल के बिल्कुल रेप्लिकेट करती हैं। तो मैं एक्स्ट्रा करके गया था, जो पी एथिक्स का एफएक्यूज निकाले हुए हैं आईसीआई ने, मैं वो भी पढ़ के गया था कि ऑन अ सेफर साइड अगर कोई क्वेश्चन उसमें से आ गया तो मेरे बेनिफिट है वो। तो मैं एक्स्ट्रा भी करके गया था, जो आपके क्वेश्चन वगैरह थे, क्वेश्चन बैंक वगैरह, वो सारे करके गए थे। ऐसा कि अगर आपको सीए बनना है या फिर रैंक सिक्योर करनी है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। आपका देखो, अगर आपको चाहिए कि मैं आसमान तक जाऊं, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ मेहनत नहीं कर रहे हो। आपको जो चाहते हो और जो आप कर रहे हो वो दोनों अलाइन होने चाहिए। थैंक यू नूर। मतलब जाते जाते तुम और भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज अगर देना चाहोगे स्टूडेंट्स को तो जरूर देना। सर एक ही मैसेज आएगा कि सब सोचते हैं कि ऑडिट को हम बार बार लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे और याद हो जाएगा। मेरे को लगता है कि मैंने ऑडिट में आई गेस 3 या 4 मॉक्स दिए होंगे जो कि अच्छे से दिए होंगे। बाकी मैं क्या करता था कि मैं ना मेरी थिंकिंग ये थी कि अगर एग्जाम में पेपर डिफिकल्ट आया ना, तो कंसेप्ट सेम होंगे बट वो डिफरेंट वे में पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या किया था कि जब मैं ऑडिट का मॉक टेस्ट लिख रहा था मार्च अप्रैल में, 1 या 2 मॉक टेस्ट मैंने ऐसे दिए थे विदाउट रिवाइजिंग। मेरे को ऐसे था कि मैं एक बारी टेस्ट कर लूँ कि मैं सिर्फ रट्टा मार रहा हूँ या मेरे को चीज़ें समझ भी आ रही हैं। तो मैंने विदाउट रिवाइजिंग दो दो मॉक टेस्ट लिखे थे। वो प्रॉपरली लिखे थे, सिर्फ पॉइंटर्स लिखे थे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिव्यू का क्वेश्चन है, तो उसमें मैंने मेन में पॉइंटर्स लिख लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा आंसर लंबा चौड़ा लिख रहे हैं और उसमें 4-5 घंटे इन्वेस्ट करके उसको कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो मॉक टेस्ट ज़्यादा लिखे थे ऑडिट के, वो इसलिए लिख पाया बिकॉज मैं सारे पॉइंट्स लिखता था, जो मेरा मेन कीवर्ड्स होने चाहिए आंसर में वो लिख के, और बाकी का माइंड में मैं सोच लेता कि अगर आंसर की स्ट्रक्चरिंग करता तो कैसे करता, और उसको आईसीआई से कंपेयर कर लेता था। तो ऑडिट में मेरे को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि मैंने विदाउट रिवाइजिंग 1-2 मॉक टेस्ट लिखे जो मेरे को मेन एग्जाम में हेल्प किए थे। थैंक यू नूर, थैंक यू सो मच। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 जब तुमने पहली बार मतलब मेरा नाम लिया था, मैंने बताया भी था कि इंटर ऑडिट मतलब शायद परवीन शर्मा सर और दो टीचर्स थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। परवीन शर्मा सर के साथ तुम एक इंटरव्यू कर रहे थे और उसमें उन्होंने पूछा कि तुमने कहाँ से पढ़ा है। तो तुमने मेरा नाम लिया था कि मैंने लॉ ऑडिट और टैक्स सिद्धार्थ से पढ़ा है। तो तब से मुझे मतलब एक बड़ी खुशी हुई कि यार एक स्टूडेंट मतलब ऑनेस्टली बिना बताए कुछ भी मतलब सीधा नाम ले रहा है। तो तब से मैं तुमको बहुत मानता हूँ। और हमेशा मेरा तो आशीर्वाद हमेशा रहता है कि हमेशा यू गेट बिगर एंड बिगर सक्सेस इन लाइफ। इतनी ऊंची सक्सेस की मतलब किसी ने अच्छी मतलब सोचा भी नहीं हो। थैंक यू सो मच सर, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। आपने मतलब इतना मेंटरशिप की, जैसे मैं आपको मॉक टेस्ट अपने लिख के भेजता था तो आपने उस पर भी बताया कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो वगैरह। तो सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर इन फ्यूचर।